एकदम अलग है। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी कि चर्चा हम राजनीति की कर रहे थे और आपने ये चाय पिलवाई है। चाय कभी पिया था आपने? नहीं, मुझे ये पूछना है आपसे कि ये नागपुर की चाय कहूँ, दिल्ली की चाय? ये तो डिटॉक्स टी है, ग्रीन टी है, तो इसमें कुछ मिलाया है फिर? इसमें अदरक है, इसमें विशेष रूप से नींबू है, बहुत काला अच्छा नमक स्वाद है है, इसका। बहुत अच्छा है। तो आप अमूमन यही वाली चाय पीते हैं? हाँ, गर्म पानी में। मैं हवाई जहाज में रहता हूँ, तो मेरे जेब में रहता है, मैं गर्म पानी मंगवा कर पूरी निकाल के पीता हूँ। तो अच्छा, लेकिन लोगों के लिए ये वाला यकीन करना मुश्किल होगा क्योंकि आप खाने के इतने शौकीन हैं, तो जब एक फूडी की बात आती है तो उसको लगता है कि वो फूडी का मतलब है कि वो चाय भी बहुत पीते होंगे। फूडी था, अब चाय आधा कप पीता हूँ मैं। अदरक डालकर वो फुटपाथ पर जो टपरी पे चाय मिलती है ना, खूब सारी अदरक कूटते हैं, वो बहुत देर तक है और एक करते हैं, दूध कम होता है, चाय ज़्यादा पत्ती डाल और वो कड़क चाय होती है, वो मुझे पसंद है। मैं अभी एक समय मेरा वज़न 135 किलो था, अब मेरा वज़न 90 किलो है, 45 किलो कम है। अब मैं कम खाता हूँ, 6 समोसे खाता था एक समय, अब एक खाता हूँ। अब मैंने खाने में मेरी नीयत कमी नहीं हुई, पर खाना कम हो गया। लेकिन अभी समोसे खाने की क्रेविंग होती है? खाओ, सब खाता हूँ समोसा। अब बनाने लगा मैं, कोविड में है। अच्छा, आप बनाने लगे? मेरे पास समय रहा तो मैं शेफ बन गया, काफ़ी चीज़ें बनाता था, हर यूट्यूब पे देखता हूँ, फिर बेचता हूँ घर पे। तो आपने अभी तक मैम को, अपनी वाइफ को खिलाया बनाकर? हाँ, अभी एक दिन पाव भाजी मैंने बनाई, ओह, तो मेरे नातिन और सब ने कहा कि उसको कहा आजी तुम्हारे से तो हवाई अच्छा बनाते हैं, तो वो बोले कल से उन्हीं के साथ बनाओ। तो ये पाव भाजी कैसी थी? मुंबई स्टाइल, वो तवे पर एकदम ऐसे मुंबई इज़ द बेस्ट थिंग। जो क्वालिटी मुंबई में है वो देश में कहीं नहीं है। हाँ, और यही कारण था कि जब आप दिल्ली गए थे बतौर अध्यक्ष, उस समय अपना एक शेफ लेकर गए थे यहाँ से? मैं मुंबई को बहुत पसंद करता हूँ, वैसे मेरे अभी 5 शेफ है अभी? हाँ, घर पर मैं सब प्रकार का थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, मज़ा आती है, लोगों को खिलाता भी हूँ। हमारे यहाँ पोहे खाने के लिए लोग आते हैं बड़े बड़े। आप बनाते हैं पोहा? नहीं, मैं नहीं बनाता, नहीं, घर में बनते हैं। तो क्या अंतर है अच्छा यहाँ के पोहे में? क्योंकि पोहा इंदौरी कहते हैं ना, कि मध्य प्रदेश का इंदौर का पोहा बहुत अच्छा होता है। इंदौर का पोहा बहुत अच्छा होता है, और इंदौर जैसे पोहा हमारे घर पे भी बनता है। अच्छा, वैसे ही बनता है। आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है? ये मतलब महाराष्ट्रियन फूड की मैं बात करूँ? मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके। तो पाव भाजी, मिसळ पाव अच्छा लगता है। वड़ा पाव? वड़ा पाव खाता हूँ। वड़ा पाव अभी वड़े की रेसिपी मेरी बड़ी पॉपुलर हुई है। अच्छा, बहुत लोगों ने उसको ये किया है। तो अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, जब हम मुंबई में या महाराष्ट्र के खाने की बात करते हैं, स्ट्रीट फूड की बात करते हैं, तो लोगों को सिर्फ एक ही जहन में आता है, अच्छा वहाँ तो वड़ा पाव होता है। नहीं, मुंबई ऐसा सोचते हैं लोग। मुंबई में सब मिलता है। साउथ इंडियन फूड भी मुंबई में बढ़िया बनाता है, चाइनीज़ भी बहुत अच्छा है। मुंबई ये खाने का कैपिटल है केवल इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है। छोटे छोटे दुकान है और रात को 12-1 बजे आपको मिलेगा स्ट्रीट फूड क्वालिटी बेस्ट। सबसे अच्छा वड़ा पाव के अलावा क्या है यहाँ पर? मिसळ है, मिसळ पाव होता है, मिसळ बनती है, दही मिसळ बनती है, भेल बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, भेल का कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है यहीं से और जगह पर गया है, फिर उसको मुंबई से गया है, भेल का चौपाटी से गया है। तो लेकिन यहाँ और दिल्ली में जब खाने के डिफरेंस की बात होती है, दोनों की राजनीति भी बहुत अलग है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? दिल्ली में आलू पराठा और पनीर और लस्सी, इसके सिवा कोई तीसरी चौथी बात नहीं। पनीर बहुत खाते हैं, पनीर खाते हैं, आलू पराठा। आपने ट्राई किया है कभी पराठे वाली गली में जाकर पराठा खाया है? गया हूँ। कैसा था? आजकल हम घर में भी बनाते हैं वैसा पराठा। हाँ, आलू पराठा बहुत सुंदर बनता है, बट वो तो तल के बनाते हैं वहाँ पर, एकदम डीप फ्राई करके। बिल्कुल मज़ा आती है उसमें बटर डाल के। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपने सब बहुत कम कर दिया है। कम खाता हूँ। अच्छा, मैंने ना ऐसा सुना है कि जो लोग चटोरे होते हैं ना, वो किसी ना किसी माध्यम से ढूंढ ही लेते हैं खाने का बहाना। मैं खाता हूँ। तो आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं आप? क्योंकि आपने अपना इतना वेट कम किया, आपने बताया। अभी मैं आज सुबह से गया, बहुत जगह पर मैंने खाया, तो आज रात मैं भोजन नहीं करूँगा करके बताया। मैंने आज केवल संतरे खाए 2, अच्छा, फ्रूट्स खाए और सैलड खाया। आपके पूरे राजनीतिक जीवन में आपने बताया ना कि खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है आपकी लाइफ का,
आपने कभी उसे मिस नहीं किया। लेकिन क्या ऐसी कोई याद है आपकी, क्योंकि आप अटल जी के बहुत करीबी रहे हैं, अटल जी खाने के बहुत शौकीन रहे थे, कभी उनके साथ कभी कुछ मिलकर बनाया या कोई ऐसी याद जहां आप लोग खाने गए हों या वो जो पसंद करते थे? 2 दिन हेलीकॉप्टर में उनके साथ था, महाराष्ट्र का दौरा था, मुंबई से निकले थे हम लोग, तो मैं अटल जी के साथ उनको खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेता था। तो मैंने कभी मूंगफली लाई, कभी फ्रूट्स लाए, भजिया लाई, पकोड़े लाए, तो वो मैं ऐसा रखता था। फिर मैं हेलीकॉप्टर में पूछता, अटल जी खाएंगे क्या? पहले लेते से बोले अरे मत लो, और जब पूछता था तो खाते थे। अटल जी को स्वीट भी बहुत पसंद था। हाँ, मीठे के बहुत मैंने शौकीन उनको थे। कलाकंद खिलाया, जलेबी खिलाई, फिर जलेबी और कलाकंद मिला के खिलाया, फिर एक जगह पर जलेबी और दही जलेबी खिलाई, फिर नागपुर में एक बार उनको हमने खोए की जलेबी खिलाई। अटल जी स्वीट ज़्यादा पसंद करते थे। हाँ, मिठाई के बहुत शौकीन थे। वो ग्वालियर में बहादुर के लड्डू हैं, वो बहुत खाते थे वहाँ पर। मेरा जाना हुआ था एक बार फील्ड में ही, तो पता लगा कि वहाँ पर वो छोटे छोटे बूंदी के लड्डू होते हैं, वो उनका इतना सा साइज़ होता है, आप उसे एक बार में मुंह में रखिए वो घुल जाते हैं, बहुत बहुत स्वादिष्ट थे। तो वो मशहूर है कि वहाँ अटल जी जाते थे, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं खाने के लिए। अटल जी एक हिंदुस्तान के राजनीति में ऐसा व्यक्तित्व था, वो एक स्टेट्समैन थे, उनको ये देश कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने आपको एक सलाह दी थी जब आपने ये सोचा था, आपका ये विजन था, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं थे, आप संघ से निकलकर जब आप सक्रिय राजनीति में आए थे, तो वो क्या किस प्राधिकरण बनाने की बात थी, वो क्या, वो मैं जानना चाहती हूँ क्या था वो? मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था, हाँ, तो मैंने 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग, मुंबई पुणे हाईवे बनाया था। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो पटवाजी ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो पटवाजी मेरे यहाँ उतरते थे मुंबई में मलबा रेल पर। तो पटवाजी ने अटल जी को कहा, तो अटल जी बोले उसको लेके आओ, मुझे जानते थे, और मुझे कहा कि अब रोड, तुमने शहरों में बहुत काम किया, अब गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, जो आज भी एक फ्लैगशिप स्कीम है, वो मैंने बनाई, रिपोर्ट अटल जी को दिया। 15 दिन के अंदर लाल किले पर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा की। तो ये उसी का प्रभाव था, उन्होंने आपको बहुत प्रोत्साहित किया आपके निजी जीवन में? बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत प्रोत्साहित किया। ये जो मैं मुंबई में काम किया, ये किया, उसके वो बड़े एडमायर थे। मैंने एक बहुत बड़ा किताब तैयार की थी, फोटोज थे उसमें, तो उसका विमोचन वो प्रधानमंत्री तब अटल जी के हस्ते हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी ऐसी कोई खाने को लेकर यादें हैं आपकी, कभी ऐसा हुआ हो, या वो क्या चीज़ें बहुत चाव से खाते हैं? कभी उन्होंने आपसे पूछा हो कि आप इतने फूडी हैं, बताइए क्या ट्राई करना चाहिए? हम कैबिनेट में बैठते थे, तो पहले उधर अरुण जेटली थे, उनके बाद में मैं बैठता था, तो ये काजू किशमिश बादाम ऐसा 8-10 चीज़ें कटोरी में रखते थे। तो अरुण जी और मैं कटोरे खाली करते थे, वो उधर से देखते थे कि हमारी खाली हुई क्या। वो बोलते थे अरे और कटोरी लाओ, इनको ख़त्म हो गया है। बोले इनके सामने कितना भी रखो तो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब प्रधानमंत्री जी शौकीन नहीं है बहुत ज़्यादा खाने के? वो लिमिटेड खाते हैं। अच्छा, जैसे आप अभी बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन के साथ भी आपकी काफ़ी बातचीत होती है, खाने को लेकर भी बातचीत होती हैं, कई और ऐसे स्टार्स हैं जिनके साथ। एक बार मैं अमिताभ जी के घर पर गया था, उन्हें समोसा ढोकला वड़ा इतना लाया था, तो फिर जब उन्होंने मुझे, मैंने कहा नहीं मैं चाय लूँगा, तो बोले आप तो खूब खाते हो, सब बोलते हैं, और मैं खाता था। अब मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैं एक आधा थोड़ा सा खाऊंगा। तो पहले तो मैं बहुत खाता था, वो जो रेस्टोरेंट में जाता था तो एक पिज़्ज़ा, एक पाव भाजी, एक पुलाव, ये पूरा खाता था, और एक मिल्क शेक पीता था। तो फिर अभी बच्चों से आप मना करते हैं घर में कि नहीं ये सब नहीं खाना चाहिए? नहीं, अब आजकल हेल्थ कॉन्शियस बन गया, शायद उसी का ये परिवार का दबाव था हमारे। मतलब नहीं, घर में हम खूब मनाते हैं, खाते हैं, और कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं बच्चों के साथ, मेरे नातिन के साथ। हम बड़ा सुखी परिवार है, खुशी से रहते हैं। और मैं ये अक्सर मानता हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। खुशी से रहो और लोगों को खुश करो। ये आपका वो पहलू है जो शायद लोगों ने अभी नहीं देखा, क्योंकि आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं इस पर आऊँगी आगे। लेकिन आपका जो ये पहलू इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक हमारे माध्यम से आपका ये पहलू देखेंगे, तो उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि आप संगीत के भी बहुत शौकीन हैं। हाँ, और मुझे अलग अलग प्रकार का मराठी तो संगीत तो सुनता ही हूँ मैं। अभी आजकल जब राम मंदिर बना तो उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर गीत हुए, वो भी सुनता हूँ। अभी वीर झरा के
गीत है जावेद अख्तर साहब के, वीर ज़ारा, जो जिसमें अपना शाहरुख खान और हाँ, प्रीति जिंटा थी। तो मैं जब प्रीति जिंटा घर पर आई थी तो मैंने बोला बहुत सुंदर गाने हो। कौन सा गीत आपको पसंद है? वो सभी अच्छे हैं, वीर ज़ारा का मेरे को बहुत पसंद है गीत। मदन मोहन जो थे, मदन मोहन, उन्होंने मरने के पहले वो ट्यून बना के रखी थी और उसे बहुत पसंद भी किया गया। आप गाते भी हैं? गाता हूँ पब्लिकली। पब्लिकली सिर्फ भाषण देते हैं? हाँ, भाषण। एक बार मैंने पब्लिकली गाया था तो मुझे मालूम ही नहीं, इंदौर में मैं अध्यक्ष बना था, रात को संगीत का कार्यक्रम था और मैंने ऐसी सब ने आग्रह किया, शिवराज ने कहा, मैंने भी गाया, वो पूरे देश में चला गया। शिवराज जी भी गाते हैं, उन्हें भी बहुत शौक है गाने का, उनकी भी ऐसे वीडियोस आते हैं, कभी भजन गाते हुए नजर आ जाते हैं किसी त्योहार पर। तो आपको ऐसा मौका मिलेगा कभी तो फिर आपको लगेगा कि चलो नहीं, एक बार गा लेना चाहिए? आजकल नहीं गाता। हाँ, हम लोग दोस्त मित्रों में रहते तो अभी मेरे बचपन के स्कूल के सब मेरे मित्र 25-30 मित्र हैं, उनके परिवार मेरे घर पर आए थे, सब रहे, तो हमने 2 दिन एंजॉय किया, अच्छा हुआ। हाँ, जब हम खाने की बात कर रहे थे तो एक और कल्चर खाने का डेवलप हुआ है। मैं चाहती हूँ कि अब हम उस मुद्दे पर आएँ जिस पर आपसे और जानकारी हासिल करनी है मुझे। ये जो कल्चर है ये है हाईवेज पर जो फूड स्टॉल्स हैं, ये जो अब नया स्ट्रीट फूड हब जो बनना शुरू हो गए हैं, ये पहले नहीं थे। तो पहले तो मेरा सवाल ये, आपने कभी अभी तक किसी ऐसे ढाबे पर खाया है जो हाईवे पर रहा हो, जिसका खाना आपको बहुत अच्छा लगा हो? मैं जब भारतीय जनता पार्टी का काम करता था तो वो खटिया रहती थी, उस पर वो लकड़ी की पार्टी रहती है और साथ सोता था, और तड़का दाल तो ढाबे का फेम, पीली दाल, लेकिन पीली दाल, हाँ, और उसके साथ वो कड़क रोटी, फिर नींबू डालता था प्याज लेके और उसमें खाता था। बहुत दिनों से। अभी तो हम लोग रोड साइड एमिनिटीज 670 बना रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप, और उसमें सब डोसा बनेगा, सब रहेगा। इसी पर मैं आगे आऊँगी सर, लेकिन इस दौरान जब हम हाईवे पर ये फूड कल्चर जो डेवलप हुआ है इसकी बात करते हैं, इसमें अभी आपको क्या लगता है? पहले हम देखते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के वो लोग, कुछ जगहों पर तो ऐसा था कि ढाबे के नाम पर सिर्फ एक चूल्हा होता था और लोग उसी को बनाते थे, उससे उनका रोजगार भी चलता था। लेकिन अब इसको हमने एक विस्तार लेते हुए देखा है। हमने एक काम किया है, राजस्थान होगा तो राजस्थान का फूड, गुजरात तो गुजरात का होगा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का हैंडलूम, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, वहाँ के फ्रूट्स, सब्जियाँ। मैंने कोशिश की है कि कुछ 60-60 एकड़ जगह है, सब स्टॉल होंगे। अभी जैसे एक शिकंजी बनती है, ये मुजफ्फरनगर से आगे नहीं है, तो वो अलग अलग प्रकार, जैन शिकंजी पुष्प बहुत प्रकार है, तो हम उसके लिए भी जगह दे रहे हैं। जैसे एक मुरथल है, हाँ, वहाँ पर ढाबा है। मुरथल में मैं खुद गया था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को मैं जब गया था तो मैंने मुझे वहाँ खाना है, तो वहाँ जाके मैंने बराबर वो पराठा और वो सब रोटी और ये भाई गुड़ और वो कैसा लगा वहाँ पर आपको? अपना ये था, अपना बटर था, मज़ा अच्छा है। तो ये हम और कहाँ देखेंगे? क्योंकि जब हम हाईवेज की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। 670 का काम होगा तो आपको सब जगह मिलेगा, आप कहीं भी जाए, आप सब खुशी आनंद से खा पाओगे। आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, तो अब मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ जिसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, जिस तरह से उसे बनाया है आपने। क्या विजन था सर आपका, और ये कितना मुश्किल था? नहीं, ये हाईवे इतना है कि एक्चुअली है 29 किलोमीटर लेंथ, पर लेन वाइज गिनोगे तो 565 किलोमीटर है। एग्जैक्टली। उसमें टनल है, अभी टनल ओपन होगी 2-3 महीने में, डायरेक्ट T2 और T3 पे चले जाएंगे, एयर स्ट्रिप के नीचे से, और एक टनल वसंत विहार से बाहर निकल जाएगी डायरेक्ट। यानी दिल्ली में जो आज हमारा धौला कुआं से जो गुड़गांव का रोड है, उसका 50% ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। क्या ऐसा भी और है कि आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, हाँ। पानीपत से निकलकर एयरपोर्ट आने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, अब 25 मिनट में होगा। पानीपत से निकलने के बाद जहाँ रिंग रोड आता है वहाँ UR2 लगता है, वहाँ से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आएंगे और अंदर त्रिमूर्ति से आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, और वो हाईवे से, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे जुड़ जाएंगे, और वहाँ से डायरेक्ट जयपुर चले जाएंगे। लेकिन ये किस्सा सिर्फ इतने भर का है, या मैं वो भी जानना चाहती हूँ आपसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, जब मनोहर लाल खट्टर जी ने आपको इस बारे में जानकारी दी, जो इसका जो फाइनेंशियल बजट था वो अलग था, और गुड़गांव में कार्यक्रम में था, वो किस्सा आप हमें बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी, एक 28 किलोमीटर की लिंक है दिल्ली और हरियाणा के बीच की, और ये थोड़ा सा 28 किलोमीटर का काम ही आप ये करा दो,
तो मैं बोला 28 है ना, ज़्यादा क्या 150-200 करोड़ का काम होगा, 250 करोड़ का। तो खूब आग्रह किया उन्होंने, वो बोला ठीक है कर, मैंने मंजूर कर दिया। और जब वो देखा तो 8,000 करोड़ का निकला। लेकिन उन्होंने फिर आपसे कहा था कि अब तो आपने जनता से वादा कर दिया है तो आपको पूरा करना होगा। मैंने कर दिया, मैं वादा किया तो खाए ने, हाँ मैंने किया काम। कैसे हो पाया ये मुमकिन? पैसे की कोई कमी नहीं इस देश में, हमारे लिए तो बिल्कुल कमी नहीं, काम करने वालों की कमी है। मैं जितने लाखों करोड़ की बात करता हूँ और पत्रकार मित्रों को नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि मैंने एक भी काम नहीं किया होगा तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दो, मैं जो बोलूँगा वो होगा ही। आपने जो कहा ना पैसों की कमी नहीं है, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि ये अच्छा लोगों के बीच में जाकर भी ये सवाल आया कि जब पूछा गया कि ये जो काम हो रहा है आपको किसका काम सबसे अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं नितिन गडकरी जी का अच्छा लगता है, वो लगातार सड़कें बना रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लोगों के आप मेरी मॉडल को देखो, मैं पब्लिक से पैसा खड़ा करता हूँ और फिर रोड बनाता हूँ, फिर टोल इकट्ठा करता हूँ, फिर पैसा वापस करता हूँ। अभी हमारा इनविट बॉन्ड में मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गया था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, तो 7 दिन का टाइम था बॉन्ड इशू को, और मैं 7 दिन के बाद एक बेल बजाकर वो क्लोज करने वाला था। तो पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा बरसात जैसा ऊपर से पैसा आया। तो अभी जब हम ये पिछले 2 टर्म का बजट देखें और इस बार का जो बजट देखें तो इसमें किस तरह से एलोकेट हुआ है? बहुत पैसा, 2,80,000 बजट का पैसा है, 2,80,000 करोड़, और 2-3 लाख करोड़ मैं मार्केट से खड़े करके करता हूँ। 5-1 लाख करोड़ साल कोई प्रॉब्लम नहीं, रोप वे बना रहा हूँ, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, टनेज, ब्रिजेस, लॉजिस्टिक पार्क, सब बन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो 3,650 दिन हो गए। 3,650 दिन में मैं अगर आपके तरीके से जानना चाहूँ कितने किलोमीटर सड़कें आपने बना दी हैं? देखिए अभी तक 10 साल में हमने करीब 1 लाख किलोमीटर तक हम पहुंच जाएंगे, जो अच्छी बनाई। दूसरी बात, मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम किया, वाटर रिसोर्सेस, एमएसएमई, शिपिंग और रोड, तो टोटल 50 लाख करोड़ की मैंने काम किया है। अगर प्रतिदिन के हिसाब से मैं आपसे पूछूं तो प्रतिदिन क्या लक्ष्य होता है, कितने किलोमीटर की सड़क बनाने का? 12 किलोमीटर था, हम मैक्सिमम 38 किलोमीटर पे आए। 14 से पहले? 14 के पहले तो एक समय तो 2 पे आया था, फिर 12 पे था। अच्छा। अभी हम लोग 38 किलोमीटर पर डे पर आए, और हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। और मैंने कहा कि 2024 समाप्त होगा तो हमारा रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। तो अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास है, बोले आप गलत बोल रहे हैं। बोला क्या हुआ? बोले अमेरिका के बराबर नहीं, आज ही आपका नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका से अच्छा है। लेकिन जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम रोड नेटवर्क में सेफ्टी की भी बात करते हैं, लेकिन उसी में हम अमेरिका से पीछे हो जाते हैं जब हम सड़क दुर्घटनाओं की बात करते हैं। 24 तक का लक्ष्य आपने रखा था, लेकिन फिर उसे करके 30 तक करना पड़ा। मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूँ, हाँ, कि इस विषय में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। क्यों ऐसा? ह्यूमन बिहेवियर, वायलेशन, रूल्स ऑफ द रोड को ना, अभी रोड गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करना, रेड सिग्नल रुका तो रुक जाना, लेन डिसिप्लिन का पालन करना, स्कूटर चलाते हुए हेलमेट पहनना। लोगों में ऐसी विचित्र अवस्था है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। हमने बहुत कोशिश की, 1,68,000 लोग मरते हर साल। एग्जैक्टली। और 18 से 34 वयोगुट के 60% है, यंग लड़के इंजीनियर ये वो बेचारे मरते हैं। बहुत दुख का विषय है। हम कोशिश कर रहे हैं पर हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। आप सेमिनार्स भी ले रहे हैं, मैं देख रही हूँ, बड़े बड़े पर्सनालिटीज को। जब तक जनता और समाज का ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, हाँ, कानून के प्रति सम्मान नहीं होगा और डर भी नहीं होगा, तो ये नहीं सुधर सकता। तो देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं मिल रहा, जैसा आप अभी लोग देखो, आप पढ़े लिखे लोग ये मेरे घर के सामने बीच में से घुसते हैं और उसके ऊपर उठकर जाके उधर निकल जाते हैं, कोई बच्चे को लेके चले जाते हैं, इसी से एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या फिर अब सख्ती करनी पड़ेगी और ज्यादा आपको? अच्छा, नया मोटर व्हीकल एक्ट भी हमने बनाया, रोड सेफ्टी एक्ट, इसलिए मैंने आपसे फाइन बढ़ा दी है, बट उस पर विरोध भी हुआ था। अब बच्चों को, छोटे बच्चों को तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको अच्छे नागरिक बनाना, कोशिश है। बहुत बड़े कार्यक्रम कर रहे, प्रोग्राम कर रहे, सब कर रहे हैं, पर सच्चाई है कि हमें सफलता नहीं मिल पाई।
अभी हाल ही में एक जानकारी आपने भी दी थी कि आप ही के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी अपॉइंट की थी, तो उसमें जो कई ऐसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जो कई ऐसे मसले थे जिनको सुलझाना होता है, आपकी अध्यक्षता में वो किए जा रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा जितना छोटा लगता है उतना है नहीं? क्या ये उसका ही पार्ट हो सकता है? इसको लेकर कभी चर्चा हुई है प्रधानमंत्री जी से, या कोई ऐसा ये रोड एक्सीडेंट ऐसा है कि ये स्टेट हाईवे है, म्यूनिसिपल हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, ग्राम पंचायत के रोड है, नेशनल हाईवे है। और आज काफ़ी बड़े नेशनल हाईवे पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, वो इम्प्रूव किए, सिग्नल्स लगाए, रोड मार्किंग किया, साइनेज लगाए, कोशिश कर रहे हैं। और मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था और मेरा पैर 4 जगह टूटा था। इसको कितने साल हो गए? ये 2004 में हुआ था। तो मैं बहुत संवेदनशील हूँ इसके बारे में और बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी नागपुर में अभी कल हमने वो सेफ लाइफ फाउंडेशन और हमारे एसपी ने मिलकर करार किया है कि वो 950 लोग मरे नागपुर ज़िले में, तो कम करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कोशिश, पर ये निराशा का विषय है। निराशा के बजाय मैं निराश नहीं हूँ, हम काम करते रहेंगे, पर अभी तक वो सफलता नहीं मिली। ये कड़वा सच है। ये अब स्वीकार करने में मुझे लोगों से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया। सब काम अच्छे हुए, सब काम सफल हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए, अच्छे हाईवे बन गए, टनल बन गई। और इसमें मुझे लगता है कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सबकी भागीदारी। जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा कॉमन मैन का, तब तक ये संभव नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ कार्बन उत्सर्जन का जो मसला है, उसमें भी अभी अल्टरनेटिव फ्यूल में हमने इथेनॉल लाया। मेरी गाड़ी है अभी 100% इथेनॉल पे चलती है, हाइड्रोजन की गाड़ी है, इलेक्ट्रिक की गाड़ी पॉपुलर हुई, 300 गाड़ी है, 300% बढ़ोतरी हुई। ये तो एक क्रांति की तरह है। अब इलेक्ट्रिक की गाड़ी को वेटिंग लिस्ट है। बसेस 5 साल में देश में पूरी इलेक्ट्रिक की बसेज आएंगी, इलेक्ट्रिक के ट्रक आएंगे, केबल के हाईवे बनाएंगे, हाइड्रोजन के ट्रक बसेस चलेगी। वो दिन दूर नहीं है। हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, इतना प्रदूषण होता है। उसके बजाय ग्रीन फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल और ये जो हमारी बायो फ्यूल, इससे हमारे देश की तकदीर बदलेगी। किसानों को इसका फ़ायदा होगा, किसान समृद्ध संपन्न होंगे, गाँवों का विकास होगा और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की वेटिंग तक तो ठीक है, चार्जिंग स्टेशंस को लेकर क्या प्लानिंग होगी? जरूरत ही नहीं, ये गलत फहमी है। मेरे घर में 15 गाड़ियाँ हैं, सब एक नीचे में हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन है और एक गाड़ी दिन में 400 किलोमीटर एक बार चार्ज होती, चलती कहाँ? एक स्कूटर 24 से 28 किलोमीटर चलती है और चार्ज होती है 120 किलोमीटर के लिए। रात को घर में आया प्लग लगा दो, खत्म। कहाँ प्रॉब्लम है कि दिल्ली से मुंबई जाना है तो चार्जिंग, तो अब हम रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं। लेकिन लोगों के जहन में ये बात भी आती है ना कि सीएनजी को लेकर भी अभी कई बार इतनी परेशानी होती है, तो फिर ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल डीजल के लिए परेशानी हो सकती है। सीएनजी आप बायोमास से बन रहा, 350 प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में जो परली है ना बायोमास, उससे बन रहा है। अभी हम लोग इथेनॉल बना रहे किसान यहाँ के। अभी हवाई ईंधन, अभी आपके पानीपत में 1 लाख लीटर पर डे इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है। अब किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बना। केवल ऊर्जादाता नहीं, बिटुमिन बन रहा है। बिटुमिन नहीं, अब हवाई ईंधन बना रहा है। यही देश की तरक्की का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ऐसा मुझे लगता है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ये क्या बिल्कुल वैसा ही होगा कि जब गाड़ी का टायर खराब हो जाता है तो एक वाहन आता है और वो उसको टायर को ठीक करता है वहीं पर? सब प्रकार के अल्टरनेटिव ओपन है, जिसको जो आना है वो करे। समुद्र है। ये मैं जानना चाहती हूँ सर, इस पॉलिसी पर क्या विजन है? ये कब तक जो करना चाहता है उसको अनुमति है, करे वो। टोल को लेकर जब आप फास्टैग लाए थे तो उसमें ये था कि टोल पर लंबी लंबी कतारें नहीं रहेंगी, लेकिन अभी भी कुछ कुछ टेक्निकल दिक्कतें लोग फेस करते हैं। तो 99% हो गया। अभी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम आएगी, टोल ना के ही रहेंगे। हाँ, जीपीएस बेस्ड टोल। हाँ, जीपीएस बेस्ड। तो ये कब तक आने वाला है? अभी सब तैयार हो गया। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा, इसके बाद तुरंत चुनाव के बाद मतलब आपके इस मंत्रालय के साथ और 5 साल जब आप इसमें काम करेंगे तो हम ये नई सारी चीजें जो अभी टाइमलाइन में है वो तो आगे का मुझे मालूम नहीं, पर ये तैयार हो गया है, तुरंत आ जाएगा।
सर एक बात ये कि आपको लेकर ये कहते हैं लोग कि आप ना डेडलाइन के बहुत पक्के हैं, तो ये जो आपका ये जो पूरा अप्रोच है सारे काम के प्रति, ये किस तरह से आपके काम को आसान बना रहा है? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ जी, फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। हर व्यक्ति को काम, हर काम को एक योग्य व्यक्ति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ पावर इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि काम करो तो उस काम का मूल्यांकन करना चाहिए, ऑडिटिंग करना चाहिए, तो मैं इसके बारे में आग्रह रहता हूँ। आने वाले 5 सालों में फिर से इस मंत्रालय को आप संभालने के लिए तैयार हैं? वो तो मोदी जी तय करेंगे किसको क्या देना है, पर क्योंकि 10 सालों से बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया गया इसमें। अब देखो, आगे का तो अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। आपकी पूरी प्लानिंग है 5 सालों को लेके, आने वाले 5 सालों मैं भी रहूँगा और कोई आएगा तो वो भी करेगा और देश बदलेगा और हिंदुस्तान का रोड नेटवर्क वर्ल्ड में नंबर 1 पर जाएगा।